भूतनी का प्यार। राजीव, जावेद और महेश लखनऊ की एक कंपनी में जॉब करते थे। वे तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राजीव, महेश और जावेद बड़े ही अय्याश थे। वे पार्टी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजीव का प्रमोशन हो जाता है और वो तीनों पार्टी में जाने के लिए एक रिजॉर्ट जाने का प्लान करते हैं। जब वो रिजॉर्ट जा रहे थे तब एक भूतनी की नजर उन पर पड़ जाती है, तो वो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर उनके पीछे पीछे पार्टी में चली जाती है और राजीव पर डोरे डालने लगती है। उसे देख राजीव उसके पास गया और बात करने लगा। तो उसने बताया, मेरा नाम सुनैना है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो कॉफी पर चलते हैं। इस तरह वो भूतनी राजीव को प्यार के जाल में फंसा लेती है। एक रात राजीव को ऑफिस में काम की वजह से देर हो जाती है, इसीलिए वो अकेला बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। तभी सुनैना वहाँ कार लेकर आ जाती है और राजीव कार में बैठ जाता है। अरे वाह, क्या सही टाइम पर आई हो। वैसे भी आज लेट हो गया हूँ। कुछ देर चलने के बाद राजीव को अचानक से ठंड लगने लगती है। ये अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? और सुनैना, गाड़ी जरा धीरे चलाओ। लेकिन वो राजीव की बात का कोई जवाब नहीं देती और कार की स्पीड को बढ़ा देती है। इसे क्या हो गया? और देखने के लिए राजीव जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो अचानक राजीव की तरफ घूरती है और डरावनी आवाज में कहती है, अब ये कार तुझे परलोक पहुंचा कर ही रुकेगी। और वो भयानक भूतनी में बदल जाती है, जिसे देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भूतनी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे जाने दो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सजा है, तेरे गुनाहों की सजा। और भूतनी कार को एक बड़े से पेड़ से टकरा देती है, जिससे राजीव की मौत हो जाती है। गिनती शुरू, अब 2 और बाकी हैं। फिर वो भूतनी फिर से एक सुंदर लड़की का रूप लेकर जावेद को भी अपने प्यार में फंसा लेती है और एक रात उसको भी मार देती है। जावेद और राजीव को मारने के बाद भूतनी महेश को जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर अपने 2 दोस्तों को खोने के कारण महेश अकेला हो जाता है और सारी अय्याशियां छोड़ देता है। इसीलिए वो भूतनी एक काम वाली का रूप लेकर महेश के घर काम के लिए चली जाती है, ताकि मौका मिलते ही उसे भी मार सके। काम वाली के व्यवहार को देखकर महेश की पत्नी रानी को शक होता है और वो काम वाली पर नजर रखने लग जाती है। एक रात रानी को घर में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो जाकर देखती है तो काम वाली भूतनी के रूप में बदल जाती है और महेश के शरीर से खून पीने लगती है, जिसे देख रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से मदद के लिए एक ओझा को बुलाती है। ओझा आते ही हवन शुरू करता है और घर में राख फूकने लगता है। ओम हम ग्रम, ओम हम ग्रम। ए काली आत्मा, इस घर को छोड़कर चली जा। तभी भूतनी बाहर आ जाती है। ओझा, तू मेरे बीच मत आ, नहीं तो तू बेमौत मारा जाएगा। तभी ओझा भूतनी पर राख की पोटली फेंक देता है। उससे उसका शरीर जलने लगता है। बता, तू इसे क्यों परेशान कर रही है? बता। इन लोगों ने मेरे प्यार को छीना है। एक दिन मेरे पति काम से घर लौट रहे थे, तभी ये तीनों दोस्त शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। ये तीनों इतने नशे में थे कि इन्होंने मेरे पति को कार से कुचल दिया
और किसी को पता नहीं चले, इसीलिए सड़क के पास ही दफना दिया। मेरे पति के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उनके मौत के दुख में मैंने आत्महत्या कर ली और मैं भूत बन गई। इसीलिए ओझा, तू इस पापी को बचाने की कोशिश मत कर। ये कहते हुए भूतनी महेश को साथ लेकर हवन कुंड में कूद जाती है और अपने साथ महेश को भी जलाने लगती है। ये देख महेश की पत्नी भूतनी से माफी मांगने लगती है। तुम इन्हें मत मारो, मत मारो। मेरा महेश के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस तुम इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। महेश की पत्नी की बात सुनकर भूतनी को दया आ जाती है और वो महेश को माफ कर देती है। फिर महेश एक बड़ा हवन करवाता है और भूतनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। भूतिया अलमारी। कहानी है लखनऊ शहर की। राकेश की पढ़ाई लखनऊ में ही पूरी हो गई थी और वो बैंक में मैनेजर भी रह चुका था। लखनऊ में उसने एक घर भी खरीदा था। कुछ दिनों के लिए राकेश अपने गांव गया तो रिश्तेदारों ने उसकी शादी विनीता से कर दी और राकेश विनीता लखनऊ आ गए। घर देखकर विनीता खुश हो गई और घर को समेटने में जुट गई। उसे एक अलमारी की जरूरत महसूस हुई तो राकेश म्यूजियम से एक अलमारी खरीद कर लाया। काफी पुरानी और कीमती है, नवाबों की लगती है। एक रात राकेश और विनीता सो रहे थे। अचानक विनीता की नींद खुली। सारे घर में धुआं फैल गया था। विनीता ने अलमारी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। अलमारी से धुआं आ रहा था। अरे अरे उठो उठो, अलमारी जल रही है। राकेश जाग गया। उसने अलमारी खोली तो अलमारी में आग लगी थी। राकेश ने सारे कपड़े जमीन पर पटक कर आग बुझाई। अचानक आग कैसे लग गई? शॉर्ट सर्किट का चक्कर लगता है शायद। विनीता ने अलमारी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। फर्श पर बिखरे पड़े सारे कपड़े विनीता ने चेक किए। राकेश, तुमने एक बात नोटिस नहीं की? इतनी आग लगने के बावजूद भी अलमारी पर एक खरोच तक नहीं आई। मेरे सारे कपड़े भी सही सलामत हैं। बस तुम्हारे कपड़ों में आग लगी। ऐसा क्यों? दिमाग पर जोर ना डालो, सो जाओ। सुबह अलमारी की जगह बदल देंगे। विनीता राकेश के साथ सो तो गई पर रात भर उसे नींद नहीं आई। रात भर अलमारी को ही देखती रही। सुबह राकेश ने देखा विनीता को तेज बुखार था और वो गहरी नींद में सो रही थी। लगता है छुट्टी लेकर इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। दोपहर को राकेश का कॉलेज फ्रेंड विकास आया तो राकेश उसे घर दिखाने लगा। विकास का ध्यान जब उस अलमारी पर पड़ा तो वो सोच में पड़ गया। ये अलमारी कहीं तो देखी है। म्यूजियम में देखी होगी, वहीं से लाया हूँ। काफी पुरानी और कीमती अलमारी है। नहीं यार, हाँ याद आया। कॉलेज के दिनों में तुम जिस नवाब के घर में पेइंग गेस्ट थे ना, उसी के घर थी ये अलमारी। चल कुछ भी, वहाँ तो अलमारी ही नहीं थी। क्या बात कर रहा है? तुम्हारे कमरे में तो थी। ओ यार, मैं क्यों तुमसे बहस कर रहा हूँ? अव्वल दर्जे के भुलक्कड़ हो, रात का खाना सुबह याद नहीं रखते। एक शाम विनीता स्त्री के कपड़े अलमारी में रखने गई। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, एक लाश नीचे गिर गई। विनीता जोर से चिल्लाई। राकेश वहाँ पहुँचा तो विनीता बोली, अलमारी से लाश गिरी। कहाँ है लाश? विनीता ने नीचे देखा, लाश नहीं थी। अभी तो गिरी थी अलमारी से। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वहम हुआ होगा। विनीता राकेश से लिपट कर रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मायके जाना चाहती हूँ। राकेश मान गया और उसे लेकर बस स्टॉप आया। विनीता बस में बैठकर मायके चली गई और राकेश घर आया। विनीता के साथ साथ घर की रौनक भी चली गई। चलो कपड़े बदलकर खाना खा लेता हूँ। राकेश कपड़े बदलने बेडरूम आया तो नजारा देखकर चौंक गया। एक औरत बिस्तर पर लेटी थी। कौन हो तुम? घर में कैसे आई? औरत जैसे ही राकेश की तरफ मुड़ी, डर से राकेश की चीख निकल गई। वो औरत भयानक भूतनी थी। मैं नहीं आई, तू मुझे लाया अलमारी के साथ। मतलब विनीता सच कह रही थी? हाँ,
सच थी वो, सच थी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? बदला, मुझे मारा है तुमने। याद करो नवाब का घर, 5 साल पहले की वो रात, जिस रात तुम्हारा दोस्त विकास मुझे तुम्हारे लिए खरीद लाया था। भूतनी की बात सुनकर राकेश 5 साल पीछे गया तो उसे वो रात याद आई। ऐश कर शक्ति कपूर, महंगा माल है। नवाब आएगा तो नहीं? कोई नहीं आएगा, मैं चलता हूँ। विकास के जाते ही राकेश ने दरवाजा बंद कर लिया और औरत के पास जाकर उसे छूने लगा कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ओ गॉड, नवाब आया है, तुम अलमारी में छिप जाओ जल्दी। औरत अलमारी में छिप गई और राकेश ने दरवाजा खोला तो बाहर नवाब खड़ा था। क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है नवाब साहब। आपके गांव से फोन आया था, आपके पिता का देहांत हुआ है। पिता के देहांत की खबर सुनकर तुम तो गांव निकल गए और मैं उस अलमारी में घुट घुट कर मर गई और सड़ गई। नवाब के मरते ही अलमारी में कैद मेरा भूत भी म्यूजियम पहुंचा। कुदरत का करिश्मा तो देखो, आज मैं अलमारी के साथ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हारी वजह से मैं मरी, इतने सालों तक अलमारी में कैद रही। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। माफी दे दो, मैं भूल गया था कि तुम अलमारी में बंद हो। राकेश गिड़गिड़ाने लगा तो भूतनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राकेश ने भूतनी की आंखों में देखा और वश हो गया। भूतनी राकेश को लेकर धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। अलमारी के पास आते ही दरवाजा खुल गया और दोनों अंदर चले गए। अलमारी का दरवाजा बंद हो गया और जिंदा राकेश भूतनी के साथ अलमारी में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया। पबजी इज बैक। मोदी जी की ये मन की बात तो आप सभी ने सुनी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात से, बल्कि अभी से हम पबजी गेम समेत 118 चीनी ऐप्स पर रोक लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में पबजी को बैन किया जाता है। इसके बाद पूरे देश में कितना हंगामा हुआ। पबजी बैन होने का सदमा बर्दाश्त ना होकर कितने पबजी पीड़ित युवकों ने आत्महत्याएं कर ली। ये सब तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा और टीवी में देखा होगा। पबजी हिंदुस्तान से चला गया और जाते जाते सैकड़ों युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करके चला गया। उन्हीं युवकों में से एक था श्यामल दास। दिन रात बस पबजी खेलता था, पबजी के किरदारों जैसे कपड़े पहनता था और उन्हीं की जैसी हरकतें करता था। मतलब श्यामल दास पबजी एडिक्ट था। मस्ती मस्ती में उसके दोस्त उसे पबजी कहकर पुकारते थे। पबजी बैन होते ही इस पबजी ने भी पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। कहते हैं कोई जुनूनी इंसान किसी जुनून की खातिर खुदकुशी करता है तो वो जुनून उसे चैन से मरने भी नहीं देता। श्यामल दास यानी पबजी के साथ भी यही हुआ। जिस शमशान में उसे जलाया गया था, उस शमशान का गार्ड उसके जुनून का पहला शिकार बना। अरे ये सिपाही वहाँ कौन खड़ा है? सुनिए सर, आप वहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही सिपाही गार्ड की तरफ मुड़ा, गार्ड का दिल दहल गया क्योंकि उसके सामने पबजी का भूत खड़ा था। पबजी इज बैक। पबजी के भूत ने गार्ड के सीने में अपनी भूतिया बंदूक के सारे जलते हुए अंगार खाली कर दिए और गार्ड ऑन द स्पॉट भस्म हो गया। दुनिया वालों सुन लो, मोदी जी सुन लो, रोक सको तो मुझे रोक लो क्योंकि पबजी इज बैक। एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा देती है। पबजी तो खुद आग बनकर आया था। धीरे धीरे उसके साथ उन बाकी युवकों की भटकती हुई खौफनाक आत्माएं भी जुड़ गई जिन्होंने पबजी बैन होने पर आत्महत्याएं की थी। पबजी ने अपनी फौज तैयार कर ली। वो मोदी जी से पबजी बैन का बदला लेने आया था। देखते देखते आग ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया था और पूरा देश चैन से सो रहा था। जय पबजी, जय पबजी। फिर क्या था, किसी मिलिट्री की तरह पबजी पीड़ित भूतों की फौज आधी रात में तबाही मचाने सड़कों पर निकल पड़ी। सारा शहर सुकून से सोया था और अचानक बम गिरने लगे, गोलियां बरसने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और गोलियों और बम का शिकार बनने लगे। ऊंची ऊंची इमारतें जमीन से लिपटने लगी।
सारा शहर खून के आंसू रोने लगा और भूतों की टुकड़ी जश्न मनाने लगी। जय पबजी, जय पबजी। मोदी जी देख रहे हो ना कैसे भाग रहे हैं आपके देशवासी। मारो, कोई भी बचने ना पाए, मारो। इस प्रकार रोज रात रोज नया शहर पबजी गैंग अपने अपने कब्जे में लेती और शहर को तहस नहस कर देती। लोग काफी डर गए थे और मोदी जी को पुकार रहे थे, मोदी जी बचाओ, हमारा क्या कसूर है, हम क्यों मारे जा रहे हैं, हम तो पबजी नहीं खेलते थे, अरे हमारे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, मोदी जी बचाओ। भूतिया पबजी गैंग को कंट्रोल करने के लिए पुलिस गई, नाकाम रही। आर्मी गई, वो भी नाकाम रही और इस प्रकार पबजी गैंग का आतंक पूरे देश में फैल गया। ये नजारा देखकर मोदी जी दुखी हो गए। उन्होंने डिटेक्टिव करण को पबजी गैंग से समझौता करने भेजा। प्रेस के डिटेक्टिव करण भूतों से मीटिंग करने लगे। क्या चाहते हो? पबजी इज बैक। मोदी जी सुन रहे हो ना, 2 दिन के अंदर अंदर पबजी बैन हट जाना चाहिए। हर एक मोबाइल में बस पबजी चाहिए, नहीं तो आपके देश की खैर नहीं। ये सुनकर मोदी जी भी हैरान हो गए। सर, क्या पबजी को फिर से परमिशन दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करण। सर, रोज लोग मर रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। माना कि संकट की घड़ी है, आर्मी पुलिस सब नाकाम है, लेकिन करण, मुझे मेरे देशवासियों पर पूरा भरोसा है। मेरा एक एक देशवासी हजारों सिपाहियों के समान है। चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। ये सुनकर करण मुस्कुराता हुआ बोला, सर आप ही जाने अपने मन की बात। फिर क्या, मन की बात प्रोग्राम शुरू हुआ और मोदी जी देश को संबोधित करने लगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने कोरोना से मुकाबला किया है, तो ये भूत क्या है, दिखा दो इन्हें एकता की ताकत। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे दिए जलाने को कहा, आप मशाल जलाकर सड़कों पर उतर आए, तो अब क्यों घर में बैठे हो? मशाले जलाओ और जला दो सब भूतों को। उनका नारा है पबजी इज बैक, हमारा नारा होना चाहिए पबजी गो बैक। मोदी जी का भाषण सुनकर सारा देश खौल उठा और मशाले जलाकर सड़कों पर उतर आया। लोगों की एकता देखकर सारे भूत कांपने लगे। दूर रहो, पास मत आओ। हाँ? पबजी गो बैक, भारत माता की जय। लोग भूतों की तरफ बढ़ने लगे और भूतों को पीटने लगे। जलती मशालों से भूतों को जलाने लगे और देखते ही देखते सारे पबजी पीड़ित भूत जल गए और जलकर राख हो गए। भारत माता की जय। इस प्रकार देशवासियों ने एकता दिखाकर देश को खतरे से बचा लिया और पबजी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया।